गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर। तो इस वीडियो में बात करेंगे बजट से रिलेटेड एमसीक्यूज की। जो क्योंकि बजट से रिलेटेड 2-3 मार्क के क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे ही जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस साल जो निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी, उन्होंने एक बजट प्रेजेंट किया था। तो उन्होंने एक रिकॉर्ड सेट किया है। वो रिकॉर्ड कौन सा है, मतलब उन्होंने जो रिकॉर्ड सेट किया वो क्या है? तो इन्होंने रिकॉर्ड सेट जो किया है ना, कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बन गई हैं जिन्होंने लगातार 8 बार यूनियन बजट को प्रेजेंट किया और एज ए वोमेन। ठीक है, लगातार 8 बार फाइन मतलब अपने ये बजट को प्रेजेंट करने वाली ये पहली वोमेन बनी है। इससे पहले ना तो किसी मैन ने लगातार 8 बार किया है, ना किसी वोमेन ने किया है। तो ये एक इनकी अचीवमेंट है। ठीक है, इस तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम बजट किसने प्रेजेंट किया है, कंजुगेटिव मतलब ये लगातार नहीं, मतलब बार बार वो फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ, कभी इस गवर्नमेंट में कभी दूसरी गवर्नमेंट में, तो उस तो वो रिकॉर्ड है मोरारजी देसाई जी के पास। सबसे ज्यादा बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के पास है। लेकिन लगातार 8th कॉन्जिक्यूटिव यूनियन बजट 2019 से शुरू करके 25 तक 8 बार लगातार इन्होंने बजट प्रेजेंट किया, तो ये रिकॉर्ड इनके पास जाता है। ठीक है, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आए तो मोरारजी देसाई जी, और अगर लगातार 8 बार का मतलब लगातार मैक्सिमम टाइम आए वो आ गया इनके निर्मला सीतारमण के पास। ठीक है, कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। बजट मतलब क्या होता है, कैसे मतलब अपने पॉलिटी में कहाँ पे ये इसका दिखाया हुआ है। देखो आर्टिकल 112 के अंदर बजट तो टर्म यूज ही नहीं की हुई कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज किया एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है कि बजट इज मेंशन्ड इन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज मेंशन्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको प्रिपेयर कौन करता है? प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर पड़ता है। ठीक है, और प्रेजेंट कौन करता है? वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। और दूसरा, इसमें एस्टिमेट्स कौन निकालता है एक्सपेंडिचर के? अपने मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अफेयर। और ये दूसरा ये रिसिप्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सेंटर बोर्ड डायरेक्टर, सेंटर बोर्ड डायरेक्टर कस्टम वाला। ठीक है, फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया था? आर के शनमुखम चेट्टी जी ने 26 नवंबर 1947 में। ये कुछ स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से थे, ये भी आप देख लेंगे तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहेगी अदर स्टूडेंट की कंपेरिजन। ठीक है, और 2017 में जो रेलवे बजट जो अलग किया गया था उसको मर्ज कर दिया गया। मतलब अब एक मतलब एक एज ए यूनिट बजट आता है, रेलवे का बजट अलग सेपरेट नहीं दिखाया जाता। तो ये कुछ आप टाइमलाइन दिखाई हुई है मैंने कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम निर्मला सीतारमण जी ने प्रेजेंट किया है, फिर मोरारजी देसाई ने कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार। ठीक है, बट अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आए तो मोरारजी देसाई के बाद 10 बार होल्ड रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। ठीक है, सबसे मैक्सिमम। और कॉन्जुगेटिव में निर्मला सीतारमण जी और मोरारजी देसाई, फिर मनमोहन सिंह, अरुण जेटली। इतना ये चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम मोरारजी देसाई के पास है और लगातार निर्मला सीतारमण के पास रिकॉर्ड। नेक्स्ट आ जाता है, इस साल के बजट में कुछ 4 पावरफुल इंजन को डेवलपमेंट के हाईलाइट किया गया, मतलब कि बताया है कि आइडेंटिफाई किया गया कि ये 4 पावरफुल इंजन है डेवलपमेंट के। तो वो 4 पावरफुल इंजन कौन से हैं, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो वो 4 पावरफुल इंजन है, पहला तो एग्रीकल्चर भाई, दूसरा एमएसएमई, तीसरा एक्सपोर्ट, और चौथा इन्वेस्टमेंट। इन चार को एज ए पावरफुल इंजन बताया गया है इन बजट 25-26। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। 4 पावरफुल इंजन ऑफ द इकोनॉमी एट दिस टाइम आर एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया हुआ अच्छे से इनको। नेक्स्ट देख लेते हैं थीम क्या थी, इस साल की जो बजट था उसकी थीम क्या थी। थीम से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो थीम थी भाई सबका विश्वास विद फोकस। फोकस कहाँ पे किया गया? ऑन गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। तो इसको ज्ञान से याद रख सकते हैं, GYAN, ज्ञान। गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। नारी, सबका विश्वास विद फोकस ऑन ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी। ये दिस वाज द थीम। ठीक है, और ये इस थीम को क्यों रखा गया? क्योंकि हमको ये विजन है जो हमारा विकसित भारत बनने का 2047 तक, तो उसके साथ अलाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है जो 4 प्रायोरिटी सेक्टर, प्रायोरिटी ग्रुप्स इसमें कौन से इंक्लूड किए? अब वही जो थीम बेस्ड थे, गरीब, युवा, ज्ञान से जिसको हम याद रख रहे थे, अन्नदाता, नारी। ठीक है, मैं यहाँ पे भी मेंशन किया हूँ, इसको ज्ञान से याद रखा जा सकता है। ठीक है, और ये जो बजट जब प्रेजेंट किया था ना, सबसे पहले उन्होंने एक लाइन बोली थी। लाइन किसके पे बोली थी? तेलुगु जो पोएट है ना, गुरुदादा अप्पा राव, कि ए कंट्री इज नॉट जस्ट इट्स सॉइल, इट्स इट्स पीपल। मतलब कंट्री एक मिट्टी नहीं है कंट्री की, वो उसके लोग हैं।
तो कंट्री लोगों से मिलकर बनती है, ना कि मिट्टी से। ठीक है, तो ये गुरुजादा अप्पा राव की एक तेलुगु पोएट है, उनका एक कोट है। ठीक है, सबसे पहले ये दिया, फिर उसके बाद थीम बताया, फिर उसके बाद ये मेन जो फोकस एरिया है, मतलब प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं, उनको भी ज्ञान ज्ञान से आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। उसको हाउ मेनी लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट विल बी कवर्ड इनिशियली, तो ये एक स्कीम लॉन्च है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, मतलब कृषि से रिलेटेड बात होगी, तो इसमें लो प्रोडक्टिव वाले डिस्ट्रिक्ट पे काम किया जाएगा। तो इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट पे इनिशियली काम किया जाएगा, तो इनिशियली 100 डिस्ट्रिक्ट पे काम किया जाएगा। देखो इस तरीके क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं एग्जाम में, वो बस ये स्कीम का नाम बता देगा, स्कीम आपको पता होगी, बट आपको ये नहीं पता होगा कि उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट पे इनिशियल लेवल पर काम किया जाता है। वो क्वेश्चन इसी से पूछ लेगा, तो 100 डिस्ट्रिक्ट पे काम किया जाएगा। काम कैसे किया जाएगा देख लेते हैं। लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट पे उनकी इंटेंसिटी विद लो क्रॉप इंटेंसिटी वहां पे काम किया जाएगा, और बिलो एवरेज एग्रीकल्चर क्रेडिट है वहां पे काम किया जाएगा। मतलब क्या क्या आएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे, इरिगेशन फैसिलिटी अप्लाई कराने पे, और क्रेडिट एक्सेस दिलाने पे, इन तीनों चीजों पे काम किया जाएगा। ठीक है, 100 डिस्ट्रिक्ट पे इनिशियल लेवल पे। नेक्स्ट आ जाता है, एक मिशन लॉन्च किया गया है, आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, मतलब दालों को लेके एक मिशन लॉन्च किया गया है आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडिया को। ठीक है, तो वो किन दालों को लेके, 3 दालों को लेके लॉन्च किया गया है, क्वेश्चन ने खुद ही बोला है। तो 3 दालों को लेके लॉन्च किया गया है, और वो कौन सी 3 दाल है? 3 दाल है तुर, उड़द और मसूर। ठीक है, तुर, उड़द और मसूर, जिसमें तुर और उड़द है खरीफ फसल, जो मॉइस्ट और गर्म वातावरण चाहती है, और जो मसूर है वो रबी की फसल है, जो चाहती है अपना मतलब ड्राई और कोल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, तुम से याद रख सकते हो, तुर, उड़द, मसूर। तुर अरहर इंग्लिश में अगर देखना है तो ये ब्लैक ग्राम, और ये रेड लेंटिल। ठीक है, और ये 6 साल का मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये मैं आपको बता ही दिया हूँ, खरीफ की क्रॉप कौन कौन सी है, तुर और उड़द। ठीक है, और रबी की कौन सी है, ये मसूर लास्ट वाली तुम में। ठीक है, अब इंडिया ने जो ये आत्मनिर्भरता का जो टारगेट लिया है, मिशन लॉन्च किया गया है कि पल्सेज में, देखो इंडिया ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का दालों में, और 25% मतलब वर्ल्ड की प्रोड्यूस करता है। पर लेकिन उसके साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और कंज्यूम कितना करता है, पूरे संसार की 27%, मतलब बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमको। तो वो इंपोर्ट को भी खत्म करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना, उसकी मॉडिफाइड इंटरेस्ट इंटरवेंशन स्कीम के अंदर उसकी लिमिट रेज की गई है। जो किसान को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, जो अपने खेती करने के लिए, उसको सप्लाई के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, बाकी जो मतलब अपना घर चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, देखिए उससे रिलेटेड क्रेडिट कार्ड होता है, उसका यूज कर सकता है वो। तो उसकी कुछ क्रेडिट लिमिट होती है, उस लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है अभी। तो इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 5 लाख। नई लिमिट क्या है, 5 लाख। क्वेश्चन कहां से बनेगा, नई लिमिट कितनी है, 5 लाख। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितनी है, 5 लाख। ठीक है, पहले 3 लाख थी, अभी 5 लाख हो गई बस। अब किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, ये आपको मैं बता ही दिया हूँ कि अपना जो खेती से रिलेटेड उसको प्री पोस्ट जो भी रिक्वायरमेंट होगी, वो सब इस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से वो यूज कर सकता है। रुपए क्रेडिट कार्ड मिलता है इसमें। ठीक है, 5 लाख की लिमिट होगी नई, रिवाइज होके। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी भी लॉन्च किया गया है, उसका ड्यूरेशन कितना है भाई, कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, तो उसका ड्यूरेशन है 5 साल का। 5 साल का ड्यूरेशन है, तो इसमें प्रोडक्टिविटी में क्या किया जाएगा, मेनली क्या कहना है, जो अपना एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी ना, उसके लिए मिशन को लॉन्च किया गया है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉटन फार्मिंग एंड प्रमोट एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटी। ठीक है, बेस्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगी फार्मर्स को। साथ ही साथ जो 5F विजन है टेक्सटाइल सेक्टर के, तो उससे इनकम ऑफ फार्मर की बढ़ेगी, सप्लाई ऑफ क्वालिटी कॉटन होगी, और इंडिया का ट्रेडिशनल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, 5 साल का ये मिशन है, टारगेट ईयर 5 ईयर्स अब अभी से स्टार्ट हो गए। ये अमोनिया और यूरिया का एक प्लांट सेटअप करने का टारगेट लिया गया है। वो कहाँ पे लिया गया है और उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी है 12.7 लीटर मिलियन टन, और उसकी लोकेशन होगी असम में। ठीक है, तो ये ग्रीन ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट टाइप में बनाया जाएगा, मतलब जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रीमाइसेस है ना इस BVFCL नामरूप असम में, उसी को फर्दर enlarge किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ताकि उसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए 12.7 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, असम में, और ये फर्टिलाइजर प्लांट है, तो वहां पे इसको अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, MSAB की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है। MSAB की डेफिनेशन कितनी चेंज की गई है भाई, देखो MSAB में जो पहले पहले नई डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, बाद में पुरानी से कंपेयर करके बताएंगे कि 2 गुना किसको किया गया है, 2.5 गुना किसको किया गया है। ठीक है, तो माइक्रो एंटरप्राइजेस की जो मतलब इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़, सही है।
4 गुना होगा हमेशा सब, ठीक है, मतलब एज पर द न्यू डेफिनेशन। तो 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ का टर्नओवर, इस तरीके से स्मॉल में 25 का और 4 गुना टर्नओवर 100 का, इसमें 125 का 4 गुना 500 का है, ठीक है। 1 सेकेंड। एस्पेक्ट रेडियो थोड़ा छिड़ गया है इसका, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो देखो ये लिमिट्स क्या हो गया है, थोड़ा वो एस्पेक्ट रेशियो चेंज हो गया था जूम इन जूम आउट वाला। तो देखते हैं कि ये माइक्रो का 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ का टर्नओवर, उसी का स्मॉल का 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर 100 करोड़, मीडियम का 125, 500। अब ये चेंज कैसे हुए हैं, देखो इस चार्ट के थ्रू इजीली समझा जा सकता है इसमें। जो पहले इन्वेस्टमेंट थी ना वो 2.5 गुना हो गई है सारी, ठीक है। डायगोनल कैसे हुई है, जो पहले 1 थी वो 2.5 होगी, 10 थी 25 होगी, 50 थी 125 होगी। और जो टर्नओवर था वो 2 गुना हो गया, 5 का 10, 50 का 100, 250 का तो। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट कितनी इंक्रीज हुई है और टर्नओवर की लिमिट कितनी है, इन्वेस्टमेंट 2.5 गुना और टर्नओवर 2 गुना, ठीक है। और नई 25 मतलब 2.5 का 4 गुना, 25 का 4 गुना, 125 का 4 गुना, ठीक है। बस इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, माइक्रो इंटरप्राइज के लिए भी क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दी जाती है, तो उसकी क्रेडिट लिमिट भी बढ़ा दी गई है। वो कितनी कर दी गई है, वो कर दी गई है 5 लाख। किसान क्रेडिट कार्ड की भी 5 लाख थी, माइक्रो इंटरप्राइज की भी 5 लाख, ठीक है। स्मॉल एंटरप्राइज को हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलता है, ठीक है। एक क्रेडिट फैसिलिटी होती है जिसको यूज करके वो अपना अपना मतलब जो भी इंटरप्राइज है उसको रन कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, गारंटी कवर, क्रेडिट गारंटी कवर मिलता है माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को। तो उसकी लिमिट इंक्रीज कर दी गई है, 5 करोड़ से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, तो उसकी लिमिट को बढ़ा कर दिया गया है 10 करोड़ का। साथ ही साथ स्टार्टअप्स की भी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है, स्टार्टअप्स का कितना कर दिया गया, 10 करोड़ से बढ़ा के 20 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल की 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया गया था। साथ ही साथ ये क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइज में बता दिया 5 लाख की लिमिट कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यू कैपिटल न्यू इंस्टीट्यूट अब फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, ये भी सेटअप करने की बात की गई है। ये कहाँ पे सेटअप होगा, ये बिहार में सेटअप होगा, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, प्रोसेसिंग फूड की कैसे करनी है, वैल्यू एडिशन, फार्मर को सपोर्ट करना, एग्री स्टार्टअप्स, इन सबको हेल्पफुल रहेगा, तो बिहार में स्टैब्लिश कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि कितना आईआईटी स्टैब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू सीट्स विल बी एडेड इन न्यू द 5 आईआईटी एस्टेब्लिश, 2004 के 14 के बाद जो आईआईटी एस्टेब्लिश की गई हैं, नेक्स्ट 5 साल के अंदर उनमें कितनी सीट एक्स्ट्रा ऐड की जाएंगी, तो उसके अंदर 6500 नई सीट्स ऐड की जाएंगी। साथ ही साथ मेडिकल सेक्टर में बात करें जाए, तो मेडिकल में 10,000 सीट इस साल के लिए और 75,000 सीट नेक्स्ट 5 साल में ऐड की जाएंगी। मेडिकल में 10,000 इस साल, 75,000 नेक्स्ट 5 साल में, और 6500 सीट ऐड की जाएंगी 2014 के बाद जो आईआईटी ऐड की गई है 5 उनमें, ठीक है। और 10,000 फेलोशिप इन आईआईटी एंड आईएससी, ठीक है। देखो ये पॉइंट्स ही याद रख रहे हैं, यही क्वेश्चन में आने वाला है। अब अटल टिंकरिंग लैब नहीं पूछने वाला है वो क्या होती है कैसे होती है, वो पूछेगा कि अभी बजट में इसमें कुछ चेंज किए गए, नई सीट्स के बारे में बात की गई थी, नया कुछ सेटअप करने की बात की गई थी, वो कितना है। अब वो आपको याद नहीं होगा, डेफिनेशन आपको पता होगी पर आपको वो याद नहीं होगा जो काम की चीज है, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट, हाउ मेनी अटल टिंकरिंग लैब विल बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, मतलब अटल टिंकरिंग लैब सेटअप की जाएंगी गवर्नमेंट स्कूल में नेक्स्ट 5 ईयर में, कितनी कितनी सेटअप की जाएंगी, तो की जाएंगी 50,000। नेक्स्ट हो जाता है, चलो एक क्वेश्चन थोड़ा ऊपर चला गया, एज अनाउंस्ड इन बजट 2025 व्हाट इज द टोटल आउटले फॉर एस्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, मतलब एजुकेशन में आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश करने की बात की गई है, तो उसके लिए कितना पैसा रखा गया है एक साइड में, तो 500 करोड़ रुपए का फंड उसको दिए जाने की बात की गई है, ठीक है। और हेल्पफुल क्या रहेगा, एआई को इंटीग्रेट करना, तो इनोवेशन रिसर्च डिजिटल लर्निंग में हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। 500 करोड़ दिया है इसके लिए। नेक्स्ट आ जाता है कि हाउ मेनी एडिशनल एमबीबी सीट, ये भी मैं बता दिया था मेडिकल कॉलेज में नेक्स्ट ईयर में 10,000 और पूरा 75,000 तक की बात की गई थी 5 साल के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाते हैं, हाउ मेनी डे केयर कैंसर सेंटर विल बी स्टैब्लिश इन द कंट्री। ये हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किए जाएंगे, और कितना मतलब बोला गया है कि कितना स्टैब्लिश किया जाएगा, 200 स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है, कैंसर से कैंसर के डे केयर सेंटर। नेक्स्ट आ जाता है कि जो एक भारतीय पुस्तक स्कीम लॉन्च की गई है बजट में। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, उसका मेन पर्पस क्या है, उसमें क्या होगा कि जो मतलब मदर टंग के अंदर आपको सारी बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी इन डिजिटल फॉर्मेट्स। तो मेन आंसर होगा इसका कि टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज प्रमोटिंग लर्निंग इन मदर, मतलब मदर टंग में आपको लर्निंग को प्रमोट करना है। इसका मेन इनिशिएटिव भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम का, जिसमें डिजिटल आपको सारी बुक्स स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा हर इंडियन लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है जल जीवन मिशन, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है रूरल एरिया में टैप वाटर कनेक्शन के लिए। तो इसको 2028 तक कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टोटल आउटले ऑफ अर्बन चैलेंज फंड के लिए, मतलब एक न्यूली अनाउंस स्कीम है अर्बन चैलेंज फंड, तो उसके लिए टोटल आउटले फंड कितना किया गया है, तो 1 लाख करोड़ का उसके लिए फंड रखा गया है। अब देखो अर्बन में क्या क्या चैलेंज होते हैं, वाटर को लेके, क्लीनलीनेस को लेके, पार्क्स वगैरह बनाना, ये सब मतलब जो भी मतलब पॉल्यूशन को लेके, व्हीकल्स वगैरह को लेके, तो ये सब चैलेंजेस को कवर अप करने के लिए इसके अंदर एक टोटल आउटले दिया जाता है कि इतना पैसा यहाँ पे हम खर्चा करेंगे गवर्नमेंट। तो वो 1 लाख करोड़ का रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मैरी टाइम डेवलपमेंट फंड, उसके लिए भी क्रिएट करने के लिए कुछ पैसा दिया गया है। वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है 25,000 करोड़ मैरी टाइम को डेवलप करने के लिए। मतलब जो मरीन वाले एरिया रहते हैं, जैसे शिप्स बनाना, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, पोर्ट्स डेवलप करने वाली इंडस्ट्री हो गई, तो उन सबको डेवलप करने के लिए भी फंड एक अलोकेट किया, वो 25,000 करोड़ का किया, ठीक है। तो शिपिंग, शिप बिल्डिंग, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और द गवर्नमेंट 49% फंड का कंट्रीब्यूट करेगी, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर से आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन अंडर विकसित भारत, उसके लिए भी कुछ फंड अलोकेट किया गया है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए। तो उसके लिए किया गया 20,000 करोड़ का, ठीक है, 20,000 करोड़ का यहाँ पे फंड दिया जाएगा। तो उसका मेन पर्पज क्या है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं ना, वो बनाए जाएंगे इसके अंदर, 5 इंडिजिनियसली, मतलब कम से कम 5 तो बनाए जाएंगे 2033 तक, टारगेट रखा गया है 2033 तक का, ठीक है। 20,000 करोड़ दिए गए हैं, और अपना 2047 तक एक टारगेट भी है, जिसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी कितनी बनाएंगे वो आपको आप मेरे को कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कितना टारगेट रखा है हमने। तो 2047 तक जब तक हम डेवलप बनेंगे तब तक हम एटलीस्ट इतना तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। 20,000 करोड़ दिए गए हैं, 2023 तक एटलीस्ट 5 इंडिजिनियसली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए ही जाएंगे। और कितनी कैपेसिटी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की कैपेसिटी कितनी होती है, वो होती है मतलब ये 2047 तक का टारगेट कितना है, 100 गीगावाट का, ठीक है। तो उसी से अलाइन कर रहा है ये। और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है, उनकी कैपेसिटी होती है 300 मेगावाट इलेक्ट्रिक, इतना आउटपुट, इससे कम का ही मतलब मैक्सिमम आउटपुट इतनी होती है, इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो मॉड्यूलर रिएक्टर होते हैं स्मॉल। नेक्स्ट हो जाता है उड़ान स्कीम के अंदर कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए कितना नई डेस्टिनेशन से कनेक्ट किया जाएगा, प्रपोज किया है इसमें। तो वो किया है 120 नई डेस्टिनेशन से कनेक्ट किया जाएगा, उड़ान स्कीम उड़े देश का आपना है। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मेनी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन विल बी डेवलपमेंट पार्टनरशिप विद स्टेट, मतलब स्टेट के साथ मिलके टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाई बनाई जाएंगी जिससे टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिले। तो वो उसके लिए 50 का टारगेट लिया गया है, स्टेट के साथ कोलाबरेट करके इसको इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी विल बी एक्सपेंडेड टू गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ केयर अंडर विच प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाया गया है उसके अंदर जो गवर्नमेंट के सेकेंडरी स्कूल होते हैं और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं, वहां पे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाएगा। तो उस प्रोजेक्ट का नाम है अपना भारत नेट प्रोजेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इसके लिए भी फंड एलोकेट किया गया, प्राइवेट सेक्टर लेड आर&डी इनोवेशन प्रोग्राम, मतलब प्राइवेट सेक्टर लेड आर&डी इनोवेशन प्रोग्राम के लिए कुछ फंड एलोकेट किया गया है। वो कितना किया गया है, वो किया गया है 20,000 करोड़ का, ठीक है। ये सब नोट करते जाना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, इसको क्रिएट करने की बात की गई है। यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। तो उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम रखा गया है भारत ट्रेड नेट, BTN। एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा इंटरनेट ट्रेड के लिए, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि इनकम कितनी, मतलब इनकम टैक्स से रिलेटेड है कि कितनी इनकम तक एग्जेम्प्ट किया जाएगा, मतलब जीरो टैक्स देना पड़ेगा, वो होगा 12 लाख तक। अगर 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन करने के बाद, मतलब विद स्टैंडर्ड डिडक्शन 12.75 और हटाने के बाद 12 लाख तक, यहाँ तक आपका जीरो टैक्स होगा। इसके बाद 4-4 लाख के स्लैब है, 5 जीरो से 4 0%, 4 से 8
5%, फिर 8 से 12 10% बढ़ता जाएगा, टैक्स 5 के उसमें और स्लैब 4 के उसमें। ठीक है, ये दिया हुआ मैंने चार्ट, यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट आ जाता है कि कितने ड्रग्स को कैंसर, रेयर, क्रोनिक डिसीज के लिए प्रपोज किया गया है कि उन पर कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। तो कुछ ड्रग्स हैं जो मतलब एसेंशियल हैं फॉर सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ आवर कंट्री, मतलब जो रेयर डिसीज से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड, क्रोनिक डिसीज से लेके, तो उन सब के लिए जो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी उनके इम्पोर्ट पे। तो वो किया गया 36 डिसीज, मतलब डिसीज के ड्रग पे। नेक्स्ट आ जाता है पीएम स्वानिधि स्कीम है, जिसके अंदर क्रेडिट लिमिट इंक्रीज कर दी गई है। जो पीएम स्वानिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर के लिए, वो कितनी कर दी गई है बढ़ा के, वो कर दी गई है 30,000 रुपए। ठीक है, तो उसको 30,000 कर दिया गया है पीएम स्वानिधि स्ट्रीट वेंडर के लिए जो स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है। जन विश्वास बिल, जन विश्वास बिल मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ प्रोविजंस है ना, जो जैसे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हेल्पफुल है, जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं ना, जिनकी इंडस्ट्री वगैरह होती है, तो उसकी जन विश्वास बिल के अंदर क्या गया है कि कुछ जो प्रोविजंस हैं जो उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब उसमें सिविल पेनल्टी लगेगी कि इतना पेनल्टी लगा दो, मतलब उनको जेल वगैरह नहीं होगी, तो उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। कुछ अराउंड अराउंड कितना कितना प्रोविजन है उनको किया गया है, तो अराउंड अराउंड 288 को किया गया है। ठीक है, 288 को किया गया है, जिसमें से 67, मतलब 288 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है और 67 को अमेंड कर दिया गया है। ठीक है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हेल्प मिले। ठीक है, और इसमें इस साल 100+ को किया गया है, पहले 180 को ऑलरेडी 2023 में किया हुआ है। ठीक है। स्वामी स्कीम, स्वामी क्या होते हैं, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड मिड इनकम हाउसिंग फंड। मतलब ये क्या होता है कि जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट हैं, मतलब हाउसिंग से रिलेटेड, या फिर फंडिंग नहीं मिल पा रही है, तो उनको फंडिंग देंगे ताकि वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो पाए और लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मिल पाए। तो उससे रिलेटेड फंडिंग का एक प्रोजेक्ट है, तो उसके लिए भी कुछ फंड रखा गया है। तो वो कितना रखा गया है, वो रखा गया है भाई 15,000 करोड़। तो 15,000 करोड़ का फंड रखा गया है इसके लिए, टू कंप्लीट स्टॉल्ड रियल एस्टेट एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट, जिसमें मिडिल क्लास को हेल्पफुल मिलेगी। नेक्स्ट हो जाता है एफडीआई लिमिट चेंज कर दी गई इंश्योरेंस सेक्टर पे, वो कर दी गई टोटल 100%, पहले 74% थी, अभी 100% कर दिया गया उसको। नेक्स्ट आ जाता है कि पार्शियल क्रेडिट गारंटी एनहेंसमेंट फैसिलिटी टू सपोर्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो मतलब ताकि गारंटी एक तरीके पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी होगी, जिससे क्या होगा, कॉर्पोरेट के जो बॉन्ड होते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे ट्रस्ट बने लोगों का और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोगों को हेल्प हेल्प मिले। तो उसके लिए एक मतलब इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, उस इंस्टीट्यूशन का नाम पूछने की कोशिश कर, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। मतलब ये बैंक पहले फाइनेंस करेगी, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा तो लोग भी इन्वेस्ट करेंगे उसमें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को हेल्प मिलेगी इनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को लेकर। नेक्स्ट आ जाता है कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर और टू हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर रूरल पॉपुलेशन एक्सेस लोन्स मोर इजीली। मतलब इनका क्रेडिट स्कोर बनेगा किनका, सेल्फ हेल्प ग्रुप का और रूरल पॉपुलेशन का, ताकि उनको इजीली लोन मिल पाए। तो क्रेडिट स्कोर होगा, इनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो इजीली उनको डायरेक्ट लोन मिल जाएगा। तो ये स्कोर है वो कौन बनाएगा, ये बनाएगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि बजट जो अपना है उसमें कितना शेयर गवर्नमेंट का रिसिप्ट कहाँ कहाँ से कितना मिल रहा है, कौन कौन सा सही है, मतलब मेजर शेयर कहाँ से आ रहा है, दूसरे नंबर पे शेयर कहाँ से आ रहा है, वेयर रुपीज कम्स फ्रॉम। एक चार्ट आया होगा, आपने देखा होगा बजट से रिलेटेड कि कहाँ से पैसा आ रहा है, उसमें किस किस का कितना परसेंटेज है, और कहाँ पे पैसा जा रहा है उसमें किस किस का कितना परसेंट है। तो ये क्वेश्चन है कहाँ से पैसा आ रहा है उसको लेके। तो कहाँ से पैसा आ रहा है उसमें मेजर पोर्शन किसका है, मतलब मेजर पोर्शन कहाँ से आ रहा है अपना इंडिया के अंदर जो पैसा आ रहा है। तो मेजर पोर्शन आ रहा है भाई, देखो, बोरोइंग एंड लाइबिलिटी सबसे ज्यादा है, 24% वहां से आ रहा है, फिर आ रहा है इनकम टैक्स से। देखो ये सीक्वेंस याद रहना चाहिए। क्वेश्चन यही पूछेगा, चारों टर्म देगा, अरेंज देम इन द करेक्ट एग्जैक्ट रेशियो एज पर द गिवन बजट। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट बजट 25-26 का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग पैसा कहाँ से आता है, उसके अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में डालिए। ठीक है, चारों टर्म दी होंगी, बोरिंग एंड लायबिलिटी सबसे ज्यादा है, इनकम टैक्स दूसरे नंबर पर आता है, जीएसटी तीसरे नंबर पर आता है, कॉर्पोरेट टैक्स चौथे नंबर पर आता है। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, बोरिंग लायबिलिटी फर्स्ट, इनकम टैक्स दूसरे पे आएगा, इनकम टैक्स के बाद जीएसटी, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, बोरोइंग, BIGS, BIGC, बोरोइंग, इनकम और जीएसटी और फिर कॉर्पोरेट टैक्स। चार्ट में मैं दिखाया हुआ हूँ, 1 रुपए मतलब 100 रुपए पे ले लेना आप, ज्यादा ऐसे लग रहा तो 100 रुपए पे 24 रुपए यहाँ से आए, 22 इधर से आए, 18 इधर से आए, 17 इधर से आए। ठीक है, बाकी और भी सबका रेशियो दिया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है कि वेयर रुपीज गोज। ठीक है,
तो उसके अकॉर्डिंग लार्जेस्ट शेयर ऑफ रुपी सेंट कहाँ स्पेंट कहाँ पर, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम रुपी, जो रुपी गोज वाला चार्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पैसा जा कहाँ पर रहा है, वो जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटी। सबसे ज्यादा पैसा इनको देना पड़ रहा है, जो स्टेट को पैसा देना पड़ता है ना, शेयर ऑफ टैक्स ड्यूटी जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसमें कुछ आईजीएसटी सीजीएसटी वगैरह ये होता है अपना, तो उसमें से उसको पैसा देना पड़ता है। तो वो मैक्सिमम स्टेट शेयर में जा रहा है, ठीक है। तो स्टेट शेयर में 22% जा रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट वाला 20%। फिर उसके बाद आता है अपना ये 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लेके, फिर अपना डिफेंस सेक्टर को लेके, फिर और बाकी, ठीक है। मैक्सिमम कहाँ जाता है, स्टेट का शेयर में। दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट, फिर अपना सेंट्रल सेक्टर स्कीम को लेके। आता कहाँ से है उसका भी सीक्वेंस याद रहना चाहिए, और जाता कहाँ पे उसका भी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि रुपीज को चार्ट में भी अरेंज करो। अब देखो वही आ गया, स्टेट शेयर में बताया था आपको सबसे ज्यादा था, फिर उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट था, फिर सेंट्रल सेक्टर स्कीम था, फिर डिफेंस था। तो 1 2 3 4 इसका सीक्वेंस होगा, इससे भी क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया फाइनेंस। मतलब सब मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, मतलब कितना एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, टोटल रिसिप्ट कितना है, वो सबसे रिलेटेड है। और डेफिसिट कितना है, टैक्स रेवेन्यू कितना है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो देखो इसमें क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का जो प्लान है वो 50.65 करोड़ के अराउंड है, तो ये सही है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल जो मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपको पता ही होगा क्या होता है, जैसे कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जिससे फर्दर आउटपुट निकलेगी, ठीक है, वो उस तरीके के एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर 50.65 करोड़, ठीक है, लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़। नेक्स्ट आ जाता है क्या बोलते हैं, टोटल रिसिप्ट बोरोइंग को हटा के 34.96 कितना आएगा। बोरोइंग मतलब बोरोइंग जो बाहर से बोरो कर रहे हैं वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे, बाहर से अंदर से कहीं से बोरो कर रहे हैं, जो फर्द जो हमारा टैक्स वैक्स के थ्रू आएगा, टोटल रिसिप्ट आएगा 34.96। और नेट टैक्स रेवेन्यू, टैक्स से इसमें से 28.37 कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट कितना है, 4.4 का इस बार का टारगेट है, जीडीपी का 4.4%। इतना से ज्यादा डेफिसिट होने नहीं देना, ये टारगेट्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर 50.6 लाख करोड़। बिकॉज ये डिजिट्स भी आपको याद रहने चाहिए, लगभग लगभग एक बार देख लेना, एग्जाम से पहले सुबह सुबह फिर से देख लेना, 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.21 लाख करोड़। टोटल रिसिप्ट बोरोइंग्स को हटा के इतना हम कमा लेंगे। टैक्स इसमें से कितना होगा, जिससे टैक्स से कमाएंगे 28.37 होगा। और फिजिकल डेफिसिट 4.4% का होगा, ठीक है। नेक्स्ट यही उससे रिलेटेड चार्ट है। दूसरा फिर से वही रेवेन्यू रिसिप्ट कितना होगा, 34.2। उसमें से कैपिटल रिसिप्ट कितना होगा, 16.4%, 4 लाख करोड़। एक्सपेंडिचर को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर एक्सपेंडिचर किस में किया जाएगा, तो अगर डिफेंस में सबसे ज्यादा, ठीक है, डिफेंस में सबसे ज्यादा, फिर रूरल मिनिस्ट्री को लेके, फिर होम मिनिस्ट्री को लेके, फिर एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज को लेके। तो ये चार्ट भी आपको थोड़ा दिमाग में रहना चाहिए, डिफेंस में सबसे ज्यादा, फिर रूरल डेवलपमेंट को लेके, फिर होम अफेयर्स को लेके, फिर एग्रीकल्चर को लेके, फिर एजुकेशन हेल्थ। तो ये चार्ट है, ये चार्ट भी देख लेना। सबसे ज्यादा मेजरली क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं कि पहला पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये दो तीन आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, डिफेंस, रूरल और होम अफेयर्स, और उसके बाद एग्रीकल्चर। नेक्स्ट जो नंबर्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे, ये रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है, कैपिटल रिसिप्ट 16.4 है, टोटल रिसिप्ट इतना 15.65 है, एक्सपेंडिचर 265 किसका इतना है, ठीक है। फिर से वही चार्ट एक बार और, रेवेन्यू इतना होगा, रिसिप्ट में रेवेन्यू इतना, कैपिटल इतना, एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू इतना, और कैपिटल साइड से इतना। और ये एक ट्रेंड जो चलता आ रहा है, 22 23 में कितना था, 23 24 में, 24 25 में कितना, देखो डेफिसिट घटता ही जा रहा है, मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। इससे आप एक क्वेश्चन कन्वर्ट करते हो कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, रेवेन्यू डेफिसिट में भी डाउनवर्ड ट्रेंड है। प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव डेफिसिट, डेफिनेशंस भी आपको पता होनी चाहिए। देखो इसमें अब मैं डेप्थ में जाऊंगा कि ये कौन सा डेफिसिट कैसे होता है, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये भी आप देख लेना, गूगल पे आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी यही इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड आपको देखना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। ये ट्रांसफर टू स्टेट कितना है, 25.6 लाख करोड़। तो ये भी बढ़ता ही जा रहा है, बीच में एक बार थोड़ा कम हुआ था 19 20 में, फिर उसके बाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। चार्ट अब बार ट्रेंड है इसका भी। तो ये थे कुछ बजट से रिलेटेड रिलेवेंट एमसीक्यू, जो प्रोबेबल एमसीक्यू होंगे ही होंगे,
हो नहीं सकते, होंगे ही होंगे, आप देख लेना। एग्जाम आपका आ रहा है 12 अक्टूबर को, यूपीपीसीएस का। डेट अभी तक यही है, चेंज हुई नहीं है। अगर यही है तो 100% आएगा ही आएगा, गारंटेड। क्वेश्चन 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। अच्छे से ये सारा डेटा दिमाग में चिपका लेना है, नहीं चिपकाओगे तो एग्जाम में आएगा, फिर पछताओगे। तो ये था कुछ डिफेंस मतलब सॉरी बजट से रिलेटेड एमसीक्यू, जो प्रोबेबल एमसीक्यू होंगे आपके आने वाले एग्जाम में। अच्छे से रिवाइज करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।